बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है और जैसे कि आपको ये लेक्चर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पाकिस्तान में दस्तूर साजी के मराइल। ये मराइल अगर हम तज़किरा करें तो वो तो हम देखेंगे करारदाद मकासद और उसके बाद 56 का आइन, 62 का आइन और फिर 73 का आइन। हमारे इस किताब में जो हिस्सा है वो सिर्फ 56 का और 62 के आइन पर मुश्तमिल है, ख़ास तौर पर इस चैप्टर में। फिर हम जब आगे 10वीं में जाते हैं तो फिर भुट्टो के दौरे हुकूमत में हम 1973 का आइन का तज़किरा करते हैं। हमने साबका जो कुछ लेक्चर्स पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात दूसरे चैप्टर में ही जो एक हिस्सा हमने शुरू किया था क़याम पाकिस्तान के बाद का, उसमें जहाँ हमने देखा कि इब्तदाई मसाइल में मुहाजिरीन की आबादकारी, इंतज़ामी मसाइल थे, फ़ौजी असासों के मसाइल थे और पाकिस्तान के जो वैसे असासे थे उस हवाले से दरियाई पानी का मसला, रियासतों का तनाज़ा, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल थी। वहाँ पर एक मसला था और वो था कि आइन का मसला, यानी कि जो नए मुल्क दो बने हैं भारत और पाकिस्तान, उनके पास अपना आइन नहीं है। तो कहा गया था कि 1935 का जो एक्ट था उसमें कुछ तब्दीलियाँ करके कुछ वक्त के लिए एक गैर मुस्तकिल नौइयत का आइन बनाया जाएगा जो कि तब तक काम करेगा, अबूरी तौर पर उस वक्त तक राइज रहेगा जब तक कि उस मुल्क के पास अपना आइन नहीं बन जाता। अब इस सिलसिले में सबसे पहला कदम तो लियाकत अली ख़ान ने उठाया जो कि हमारी उमंगों के ऐन मुताबिक था। और वो कदम कौन सा था? वो था करारदाद मकासद 12 मार्च 1949। यानी कि इस करारदाद के पेश होने, इसके जो नकात थे, जिसमें हमने हाकमियत की बात की, जिसमें हमने शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी, इस्लामी इक़दार, अदलिया की आज़ादी, पसमानदा इलाक़ों की तरक्की, अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ वग़ैरह तमाम चीज़ें इसमें शामिल थी। करारदाद मकासद का पास होना ख़ुद इस बात की अलामत थी कि अब पाकिस्तान में जब भी कानून साजी होगी तो वो इन्हीं ही बुनियादों पर होगी, क्योंकि पहली कानून साज असम्बली से लियाकत अली ख़ान ने इसे मंजूर करवाया था। अब बात जब आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि दस्तूर साजी के मराहिल का आगाज़ तो हो गया, करारदाद पास हो गई, आइन तो बनाना था पाकिस्तान का। उस हवाले से हम ज़रा आज देखेंगे, क्योंकि हमने 1956 के आइन को भी हल्का फुल्का सा कवर करना है। तो दस्तूर साजी के मराहिल में आखिर हुआ क्या? तो इसके लिए हमने सबसे पहले हेडिंग यहाँ पर बनाएंगे, करारदाद मकासद की करारदाद मकासद की मंजूरी। दस्तूरी मरहले, और जैसे आप अपनी किताब पर इस टॉपिक को ज़रा देखेंगे तो आपको ये चीज़ वाज़ेह होगी कि करारदाद मकासद की मंजूरी, वहाँ पर खैर वो पैराग्राफ छोटा सा बना हुआ है, उसमें हेडिंग्स दी हैं। मैंने ज़रा उसको 2, 1 या 3 हेडिंग जो है उसमें उस पूरे पैराग्राफ को अलग कर लिया। करारदाद मकासद की मंजूरी दस्तूरी मराइल की जो संग बुनियाद हम कह सकते हैं वो थी। करारदाद मकासद का मंजूर होना ख़ुद दस्तूर साजी का आगाज़ था। यानी कि यहाँ हमने ये बात तय कर ली थी कि अब पाकिस्तान में आने वाले वक्त में दस्तूर किन बुनियादों पर बनेगा, किन चीज़ों को सामने रख कर दस्तूर बनाया जाएगा। यहाँ पर उन मकासद का तयन हो गया। आइन बनाया जाए पाकिस्तान का तो बुनियादें यही चीज़ें होंगी जो कि मैं पहले अभी तज़किरा कर चुका हूँ। करारदाद मकासद का हिस्सा है जिसमें हाकमियत अल्लाह ताला की होगी। ये कहा गया कि अमानत है मुसलमानों के पास, इस अमानत को वो अमानत समझ के ही उसको अमल करें और उसको एक अवाम का खादिम की हैसियत से वो यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि इक़्तिदार आला हाकमियत का मुकम्मल जो, यानी कि इक़्तिदार आला और हाकमियत सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। मुसलमानों के पास ये एक अमानत की सूरत में है, पाकिस्तान के मुसलमान इसको अमानत समझ के ही निभाएंगे। इसके बाद हमारे पास इस करारदाद मकासद में दूसरा मकसद हमने देखा
वो था इस्लामी अक़दार का फ़रोग़, यानी कि इस्लाम की जो कदरें हैं वो सिर्फ लिखने तक नहीं थी। मुसावात, इंसाफ, जमहूरियत, रवादारी, इन तमाम चीज़ों को फ़रोग़ दिया जाएगा। हुकूमत इसके लिए काम करेगी ताकि इन चीज़ों को फ़रोग़ दिया जा सके। इस्लामी तर्ज़ हयात, मुसलमान जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको वो माहौल फ़राहम किया जाएगा ताकि वह अपनी इज्तमाई और इनफरादी ज़िंदगियाँ किसके मुताबिक गुजार सकें, इस्लाम के मुताबिक गुजार सकें। इसके बाद हमने देखा अक़लियतों का हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, यानी कि जो लोग गैर मुस्लिम है पाकिस्तान में रहने वाले, उनके जो हकूक़ हैं, बुनियादी हकूक़ जो बनते हैं, ख़ास तौर पर उनके मज़हब के हवाले से जो उनकी रसूमात है, कुछ भी है, उनमें कोई रुकावट नहीं होगी, वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इसके बाद था पसमानदा इलाक़ों की तरक्की। पाकिस्तान के जो इलाके जो बहुत ज़्यादा पसमानदा हैं, जिनमें सहूलियात बहुत कम हैं, इसका ख़ास तौर पे बंदोबस्त किया जाएगा कि वो तरक्की याफ्ता इलाक़ों के बराबर उन्हें लाया जाए। अदलिया, यानी कि जो हमारे पास अदालती निज़ाम है या जजेज़ वगैरह, अदलिया अपने कामों में आज़ाद होगी, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, ठीक है। और बुनियादी हकूक़ की फराहमी, शहरियों के हकूक़ इसको कह सकते हैं कि बुनियादी हक़ जो एक शहरी का होता है, जो कि हुकूमत को देना होता है, कोई ऐसी कानून साजी नहीं होगी जो उसके ख़िलाफ़ हो, जो उसके ख़िलाफ़ जो है उनके बुनियादी हकूक़ सल्ब करने वाला कोई सिलसिला नहीं होना चाहिए। ये करारदाद कितनी अहमियत की हामिल थी, इसकी अहमियत का अंदाज़ा कि इसके बाद दस्तूर साजी का वही मरहला जो है वो उसका आगाज़ हुआ। एक जो कहते हैं ना कि एक रोशनी सी नज़र आने लग पड़ी कि अब वाकई पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया था वही मकसद इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा कि हमने एक ऐसी रियासत कायम की है जहाँ हम इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि करारदाद मकासद की मंजूरी दस्तूर साजी के मराइल का पहला मरहला था। 12 मार्च 1949 को ये लियाकत अली ख़ान ने इसको पहली कानून साज असम्बली से मंजूर करवाया। इसके बाद हम देखते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम। सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से देखें तो पाकिस्तान में कायद आज़म की वफ़ात और लियाकत अली ख़ान की वफ़ात के बाद हमारे पास कोई जिसको मुहब्ब वतन सही के जो लीडर होता है वो नहीं रहा। जो हमारे पास सियासी जमातें थीं और सियासी लीडरान थे, वो आपस की चपकलिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हालात जो हैं वो अजीब व गरीब रुख जो है वो इख्तियार करना शुरू हो गए। गवर्नर जनरल जो थे वो ग़ुलाम मोहम्मद थे, वो इन सारी सूरत हाल जो है वो इनको बिगाड़ने में उनका भी एक हम कहते हैं कि हाथ था। उन्होंने जो हालात वाक़यात जो चल रहे थे उस वक्त उनको संभालना जो चाहिए था जिस तरीके से वो संभाल नहीं पा रहे थे और आपस के इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे थे। इस वजह से सबसे बड़ी जो मुसीबत यही बनी कि दस्तूर साजी का अमल जो है वो ताख़ीर और ताअत्तुल का शिकार होना शुरू हो गया। ताख़ीर और ताअत्तुल का शिकार होना शुरू हो गया। बल्कि यहाँ पे कहें तो जब हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो गए तो गवर्नर जनरल ने 24 अक्टूबर को क्या किया कि उन्होंने 1954 को उन्होंने ये जो आइन साज असम्बली थी, कानून उसको ख़त्म कर दिया, उसको तहलील कर दिया और उसकी जगह फिर नई जो असम्बली है कानून साजी के लिए वो कायम की गई। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है और वो है दस्तूर में रुकावटें। दस्तूर साजी में जो हम देख रहे थे रुकावटों का तज़किरा जहाँ पर हमने किया कि गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद जो हैं उन्होंने असम्बली जो है वो तोड़ दी, उसकी जगह फिर नई असम्बली बनाई क्योंकि हुकूमतें बड़ी जल्दी से वो तब्दील हो रही थी। लेकिन ये मुकम्मल पाकिस्तान के ऊपर ये हुकूमतों का या जिसको कहते हैं ना मुकम्मल एक इलेक्शन वो नहीं हो रहा था, छोटी छोटी यानी कि सूबाई सतह पर या इस तरीके से
इलेक्शन होते थे और असम्बलियाँ जो तहलील और फिर नई बन रही होती थी। उन्होंने कानून साज असम्बली जो थी कौमी असम्बली उसको तहलील किया और उसके बाद नई असम्बली का क़याम अमल में आया। लेकिन यहाँ पर एक मसला बहुत ज़्यादा था और वो मसला ये था कि पाकिस्तान के जो दो हिस्से मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दस्तूर साजी के मराइल को मुकम्मल करने में ये इतनी बड़ी रुकावट बन गए कि मशरक़ी पाकिस्तान पूरा एक हिस्सा था, लेकिन उसकी बरक्स मगरबी पाकिस्तान में 4 हिस्से मज़ीद थे जो 4 सूबों पर मुश्तमिल थे। तो दस्तूर साजी में सबसे बड़ा मसला यहाँ पर आ रहा था। इसके लिए क्या किया गया कि जैसे मशरक़ी पाकिस्तान एक पूरा हिस्सा था, मगरबी पाकिस्तान के 4 हिस्सों को ख़त्म करके 1 यूनिट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? 1 यूनिट बना दिया गया। यहाँ पर हम कहते हैं 1 यूनिट का क़याम अमल में आया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ पर इंतज़ामी अमूर को चलाने में ज़रा आसानी हुई, वहाँ पर दस्तूर साजी जो है वो भी मुकम्मल होने की तरफ शुरू, यानी कि आसानी पैदा हो गई दस्तूर को मुकम्मल करने के लिए। यानी कि जो रुकावटें बड़ी ये थी कि यहाँ पर 4 सूबे और वहाँ पर कौमी असम्बलियाँ, उनकी अपनी अपनी सूबाई असम्बलियाँ, और दूसरी तरफ मशरक़ी हिस्सा जो था वो मुकम्मल एक ही यूनिट पर मुश्तमिल था। अब 2 हिस्सों को आसानी से चलाया जा सकता था। इंतज़ामी तौर पर देखा जाए तो ये एक बेहतर पॉलिसी थी, जिसके बाद क्या हुआ कि दस्तूर साजी को मुकम्मल करने में आसानी हुई। चौधरी मोहम्मद अली जो नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, उन्होंने कानून साजी को मुकम्मल करने के लिए यानी कि दस्तूर बनाने के लिए उन्होंने जो यानी कि उन्होंने काफ़ी रफ्तार दिखाई इस मामले के लिए, और बहुत जल्दी जो है वो 1956 के दस्तूर जो है वो उसको एक जिसको कहते हैं कि मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर जो है वो बना लिया। बड़ी जल्दी 1956 का आइन जो है वो तैयार हो गया। अब हम इसके बाद बढ़ेंगे 1956 के आइन की खुसूसियात की जानिब। ये मैं दोबारा से आपको ज़रा यहाँ तक बता देता हूँ। जो पहला पैराग्राफ आपका था उसमें करारदादे यानी कि हम देखेंगे कि दस्तूर साजी के मराइल हुआ क्या आखिरकार। सबसे पहले आप लिखेंगे करारदाद मकासद की मंजूरी। करारदाद मकासद की मंजूरी ख़ुद एक बड़ा असर रखती थी। दस्तूर साजी का आगाज़ करारदाद मकासद की मंजूरी के साथ हुआ कि बुनियादी असूल फराम कर दिए कि पाकिस्तान में जब भी आइन या दस्तूर बनेगा तो उसकी बुनियाद क्या रखनी है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों की बुनियाद पर ये दस्तूर पाकिस्तान बनेगा। लियाकत अली ख़ान ने ये तहरीक जो थी पेश की और कानून साज असम्बली से क्या किया कि इसको मंजूर करवाया। उसके बाद जो कानून साज असम्बली से जो कौमी असम्बली के अरकान हैं उनमें से यानी कि अरकानों में से कुछ अरकान को मिला के एक कमेटी बनाई गई जिसको हम कहते हैं बुनियादी असूलों की कमेटी, जिन्होंने पाकिस्तान में दस्तूर साजी के जो मराइल हैं उनको मुकम्मल करना था। सियासी अदम इस्तेकाम जो था वो ख़ुद दस्तूर साजी के मराइल में एक अजीब सी रुकावट गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने क्या किया कि वो असम्बली तहलील कर दी, क्योंकि हुकूमतें तब्दील हो रही थी। बड़ा मुनक्किद नहीं हो रहा था कौमी लेवल का इलेक्शन, लेकिन सूबाई सतह पर तब्दीलियाँ रुनमा हो रही थी। सियासी अदम इस्तेकाम था और उन्होंने असम्बली तोड़ दी, ठीक है, और उसके बाद नई असम्बली का क़याम अमल में लाया गया। यहाँ पर जो दस्तूर साजी में रुकावटें, बड़ा मसला ये था कि मशरक़ी हिस्सा पूरा एक और मगरबी हिस्से में 4 सूबे थे, जो ख़ुद दस्तूर साजी में रुकावट बने हुए थे। उनको ख़त्म करके 1 यूनिट का कॉन्सेप्ट दिया गया। 4 सूबों को ख़त्म करके एक यूनिट बना दिया गया, मशरक़ी यूनिट और मगरबी यूनिट। आप ये समझ सकते हैं मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान 2 हिस्से बन गए, जबकि पहले मगरबी पाकिस्तान में 4 सूबे अलग अलग थे। इसमें क्या हुआ कि जहाँ पर और इंतज़ामी मामलात को चलाने में आसानी हुई, वहीं पर दस्तूर साजी का अमल जो है वो भी जो तातुल का शिकार था वो भी आगे बढ़ना शुरू हो गया। इस सिलसिले में जो नए वज़ीर आज़म थे चौधरी मोहम्मद अली, उन्होंने भरपूर काविशें हैं उनकी और उन्होंने 1956 का आइन जो है वो तैयार कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 1956 के आइन की खुसूसियात। 1956 आइन की खुसूसियात। ये टॉपिक आपका साबका बुक में काफ़ी ज़रा तवील लिखा गया था, और लेकिन क्योंकि ये दूसरे और चौथा चैप्टर इस बुक में इकट्ठा कर दिया गया तो वो ज़रा मुख्तसर हिस्से तक आ गया।
1956 के आइन की जो है खसूसियात है उसकी, क्योंकि वहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं, हम उसकी वहाँ पर क्या करेंगे, हम उसका हेडिंग्स लिख लेंगे। सबसे पहले ये बात ज़हन में रखिए, जो चौधरी मोहम्मद अली वज़ीर आज़म थे, उन्होंने, उनकी काविश थी, और 1956 का आइन कब नाफिज हुआ पाकिस्तान में? 23 मार्च 1956 को ये पाकिस्तान में का पहला आइन जो है ये नाफिज कर दिया गया। इसकी खुसूसियात क्या थी? सबसे पहले हम लिखेंगे पाकिस्तान का नाम। पाकिस्तान का नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान करार दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं और आ जाता है वफाकी हो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत। इस आइन में यह कहा गया कि पाकिस्तान में वफाकी और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होगा। वफाकी तो आपको मैंने पहले भी बता दिया कि वफाकी का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान में, यानी कि एक मरकज़ जो है उसके साथ बाकी सारे इलाके जो है जुड़े होंगे, एक मरकज़ियत कायम की जाएगी, ठीक है, जिनके पास इख्तियारात ज़्यादा होंगे, बाकी पूरा मुल्क जो है या उनमें जो सूबे हैं या जो कुछ भी, ताकि उसमें बाकी जो निज़ाम है उनके पास छोटे इख्तियारात होंगे, बड़े इख्तियारात एक हेडक्वार्टर, एक मरकज़ के पास होंगे। ये वफाकी निज़ाम कहलाता है। जैसे कि एक कोई दारुल हुकूमत बना दी जाता है, उसके साथ बाकी सूबे जो हैं वो उसके साथ जुड़े होते हैं। दारुल हुकूमत वफाक, जहाँ पर कौमी असम्बली होती है, उसके पास ज़्यादा इख्तियार होता है, जो वफाक कहलाता है, और सूबों के पास अपने इख्तियारात होते हैं लेकिन वफाक से कम होते हैं। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत ये कि पार्लियामेंट जो है वो इंतखाब करेगी, अवाम के जो नुमाइंदे हैं वो जो मुंतखब करके लोग भेजेंगे, उसमें इख्तियारात का जो जिसको सरचश्मा होता है वो सबसे वज़ीर आज़म होता है। सदर जो होता है वो क्या होता है, हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है, यानी कि हाकिमुल वक्त वज़ीर आज़म होता है। सदर जो होता है उसके पास इख्तियारात कम होते हैं, ठीक है। मुल्क का सरबराह सदर होता है, हुकूमत का सरबराह जो होता है वो कौन होता है, वज़ीर आज़म होता है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होगा, सदारती नहीं होगा। पार्लिमानी में वज़ीर आज़म जो होता है उसके पास इख्तियारात सब के सब होते हैं, सदर के पास इख्तियारात कम होते हैं, जबकि सदारती निज़ाम हुकूमत में सदर के पास सारे इख्तियारात मौजूद होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास हेडिंग आएगी वो है इक़्तिदार आला। इक़्तिदार आला या हकमियत जैसे कहेगी कि वो अल्लाह ताला के पास है, और पाकिस्तानी मुसलमान जो हैं, जो पाकिस्तानी लोग उनको यानी कि इलेक्ट करेंगे, तो इलेक्शन के ज़रिए जो इक़्तिदार उनके पास आएगा वो एक अमानत की सूरत में इसको इस्तेमाल करेंगे, जो कि अल्लाह की बताई हुई हदूद के अंदर रहकर होगा। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, यानी कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनके जो हकूक़ हैं, यानी कि जिनको ख्याल रखना ज़रूरी है, यानी कि वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, उनको कुछ रुकावटें इसमें हवाले से महसूस ना, और बाकी पाकिस्तानी शहरी को जो शहरियों की सूरत में जो उनको हकूक़ हासिल हैं वो भी उन्हें उतने ही मिले। इस बात का बंदोबस्त किया गया कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा हर सूरत में। ये तालीमात भी हमें इस्लाम ने दिया। शहरी हकूक़, शहरी हकूक़ यानी कि
एक शहरी के हवाले से, यानी कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको कुछ हकूक़ हासिल हैं, उनको हर सूरत में उनका ख्याल रखा जाएगा। कोई कानून साजी ऐसी नहीं की जाएगी जो कि शहरियों के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके ख़िलाफ़ हो, बल्कि बंदोबस्त किया जाएगा कि शहरियों के उनके जो हकूक़ हैं उनको मुकम्मल तौर पर हासिल हों और उसमें कोई रुकावट ना हो। इसके बाद है आज़ाद अदलिया। आज़ाद अदलिया यानी कि अदालतें अपने कामों में आज़ाद होंगी, अदालती फ़ैसले किसी दबाव के तहत नहीं होंगे, ना ही उन पर कोई दबाव डाला जाएगा। जजेस को जहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा वैसे, उसके अलावा ताकि वो अपने मुकदमात को मुकम्मल इंसाफ के साथ उसका फ़ैसला कर सकें। वहीं पर उनकी जो नौकरियाँ हैं, ठीक है, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। यानी कि उनको आप ये समझ लें कि जज जो है उनको एक सिक्योरिटी होगी उनकी जॉब के हवाले से। बाकी अदलिया अपने कामों में आज़ाद होगी, उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास हेडिंग है और वो है कौमी ज़बान। इसमें दिलचस्प बात कि कौमी ज़बान उर्दू तो हमें पता है, लेकिन 1956 के आइन में उर्दू के साथ बंगाली को भी कौमी ज़बानों का दर्जा दिया गया। उर्दू भी और बंगाली भी कौमी ज़बान, क्योंकि बंगाल का सूबा वैसे ही, यानी कि पाकिस्तान बनने के वक्त भी हालात जो हैं, क़ायद-ए-आज़म की सियासी एक असर रसूख था कि बंगाली झगड़े जो हैं इस मुल्क और उस मुल्क के दरमियान सूबाई तासुब, उसको दबा लिया गया। क़ायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद वो दोबारा से जो तासुब है वो शुरू हो गया। तो बंगालियों को ये बावर कराने के लिए कि वो भी पाकिस्तान के उतना ही यानी कि शहरी हैं, उसके लिए क्या किया गया कि पहले आइन में उर्दू के साथ बंगाली को भी कौमी ज़बान का दर्जा दिया गया। इसके अगर आप आ जाएं आगे मनसूखी की तरफ 1956 के आइन की, तो मनसूखी का तज़किरा मैं यूँ ही करूँगा कि इस आइन को सिर्फ 2 साल 7 माह का वक्त मिला। उसके बाद क्योंकि हालात बड़े अजीब व गरीब होते चले गए, फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी ने हुकूमती मामलात में दखल अंदाज़ी शुरू कर दी, गवर्नर जनरल भी बेजा तौर पर मुदाखलत कर रहा था, तो हालात बिगड़ना शुरू हो गए। और अयूब ख़ान जो कि फ़ौजी जर्नल था, उसने हुकूमत का तख्ता उलट दिया और मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और ये आइन जो है ये इसको ख़त्म कर दिया और ख़ुद सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा जो है उसने संभाल लिया। ये कहानी 1956 के आइन की यहाँ पर आकर ख़त्म होती है। ये था आपका आज का टॉपिक, ये मुख्तसर था, मैंने इसको फैलाया टॉपिक ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। आ जाए अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।